नमस्कार, एमएचआर न्यूज की खास पेशकश आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं किरण। दंगल 2024 हॉट सीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने में करीब 24 घंटों का ही वक्त बचा है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं अपनी जीत का टारगेट सेट कर दिया है। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। उससे पहले निर्वाचन आयोग 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया देश भर में पूरी कर लेगा। 18वीं लोकसभा का 543 सीटों पर चुनाव होना है, जो करीब 7 से 8 चरणों में होने की उम्मीद है। और इसी कड़ी में अगर हम बात हरियाणा की करें तो यहां 10 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। फिलहाल सबकी नजरें जो हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। सबसे पहले आज हम सोनीपत लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम सोनीपत लोकसभा सीट के हर समीकरण पर चर्चा करेंगे। और सोनीपत लोकसभा सीट पर पुरुष मतदाताओं की अगर बात की जाए, महिलाओं मतदाताओं की बात की जाए, या फिर हम पूरे कुल मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या जो है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कुल मतदाता जो है वो 15,92,611 के करीब है। पुरुष मतदाता की बात करें तो 8,66,000 है। इससे ज्यादा अगर हम महिला मतदाताओं की बात करें तो कुछ ही कम 7,26,000 के करीब है। तो ये सोनीपत में कितनी संख्या है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लोकसभा चुनाव 2019 का ये जो है वो पूरा डाटा हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर आपको बता दें तो कुल मतदाता जो है वो 15 लाख के करीब, यानी 16 लाख अगर हम लमसम लेकर के चले। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 8,66,000 के करीब है। और आइए अब आपको बताते हैं 2019 में हुए सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया और कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो कुल 11 लाख मतदाताओं ने मतदान 2019 में किया था और 2019 में 67 से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 67 के करीब ये वोटिंग थी। और इसी के साथ अब बात करते हैं 2019 में हुए सोनीपत लोकसभा सीट के नतीजों के बारे में, जहां बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे नंबर पर रहे थे। और ये देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार उतरे थे, कितने नंबर से जो है वोट से जीत हासिल की थी। तो सुरेंद्र कुमार शिकारा 9,149 उनको वोट मिले थे। और इसी के साथ नोटा जो है, यानी कि अगर आपको कोई भी पार्टी के उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। और चलिए इसी कड़ी में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट में कौन कौन सी विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और ये देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। गन्नौर निर्मल रानी है, बीजेपी की तरफ से उन्होंने जीत दर्ज की थी। ये सिर्फ हम सोनीपत की बात करें, सोनीपत लोकसभा सीट की। राय मोहनलाल बडौली बीजेपी से जीते और वो फिलहाल विधायक है। खरखौदा जयवीर सिंह कांग्रेस की तरफ से थे, उन्होंने खरखौदा से जीत हासिल की थी। सोनीपत की बात करें तो सुरेंद्र पवार कांग्रेस की तरफ से वो जीत करके आए थे। और इसी के साथ गोहाना की अगर हम बात करें तो जगबीर सिंह मल्लिक वो भी कांग्रेस से जीत करके आए थे। कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। अब तक 3 जो है हम आपको 4 की बात करें। ये देखें इंदुराज नरवाल है, वो भी कांग्रेस से जीत करके आए थे। अमरजीत जेजेपी से, पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन था लेकिन फिलहाल वो गठबंधन टूट गया है, तो इस बार का समीकरण कुछ और ही होगा। सुभाष गंगोली कांग्रेस से जीत करके आए थे सफीदों से। और सोनीपत लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1977 से लेकर के 2019 तक की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये देखिए ये ग्राफिक्स आपके सामने है।
और इसे समझिए कि 1977 में मुख्तियार मलिक जनता पार्टी से जीत करके विधायक बने थे। 1980 की हम बात करें तो देवीलाल जनता पार्टी से सेक्युलर और ये लोकसभा, माफ कीजिएगा, सांसद बने थे। तो सोनीपत लोकसभा सीट का ये चुनावी इतिहास हम आपको बता रहे हैं। 1994 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से भी जीते थे और केपी शास्त्री जनता दल से जीत करके आए थे। और इन सब के साथ 1991 में धर्मपाल मल्लिक कांग्रेस से जीत करके आए थे। ये चुनावी इतिहास है। तो अरविंद शर्मा निर्दलीय थे, जनता ने यहाँ पर भी उनको भरपूर प्यार दिया था और ये दिया था 1996 में। 1998 की बात करें तो किशन सिंह सांगवान इनेलो से जीत करके आए थे। तो ये चुनावी इतिहास यहाँ पर रहा है। 1999 में किशन सिंह सांगवान बीजेपी की तरफ से थे और इसी के साथ 2004 की बात करें तो फिर से किशन सिंह सांगवान पर जनता ने भरपूर प्यार बरसाया और उसके बाद 2009 में जितेंद्र सिंह मल्लिक कांग्रेस की तरफ से। तो सोनीपत लोकसभा सीट का ये चुनावी इतिहास आपके सामने। रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी की तरफ से 2014 से चुन करके आए और अब तक वो यहाँ के सांसद हैं। और वहीं अंत में चलिए एक नजर डाल लेते हैं पूरे हरियाणा में जातिगत आंकड़ों पर, जो हरियाणा की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये जातीय आंकड़े, जातीय समीकरण, जिसके बिना हरियाणा की राजनीति जो है वो बेमानी कहला जाती है। यानी जिसके बिना जाट की अगर बात करें तो 22.2%, अनुसूचित जाति 21%। ये समीकरण है, जातीय समीकरण है। और पंजाबी यहाँ पर 8% के करीब है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले ब्राह्मणों की तो 7.5%। और इसके साथ ही अगर बात अहीरों की जाए तो 5.14%। इसके बाद वैश्य 5% है यहाँ पर, यानी 5% वोट वैश्यों का भी है। और जाट सिख 4%। अगर हम मेव और मुस्लिम की बात कर ले तो 3.8%। और इसी के साथ राजपूतों की बात कर ले तो 3.4%। ये सिर्फ हम आपको सोनीपत जो सीट है उसके यहाँ के जातीय आंकड़े बता रहे। गुज्जर 3.35%। और इन सभी साथ बिश्नोई 0.7% है। और चलिए अब इसी पर हम ज्यादा बातचीत करने के लिए दो मेहमानों का रुख कर लेते हैं। एक हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता है नकुल जसूजा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं चंचल नांदल है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है, राजनीतिक विश्लेषक है। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम नकुल आपके पास आते हैं, क्योंकि अब हम लगभग जो लोकसभा सीटें हैं उसके ऊपर जा रहे हैं, वहां के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, दर्शकों को समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में पिछले चुनाव से कितना कुछ बेहतर हो सकता है या क्या कुछ समीकरण में बदलाव हो सकता है। लेकिन इस बार हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से बदली है। जहां बीजेपी जेजेपी गठबंधन अब टूट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीएम भी बदले हुए हैं। सोनीपत की अगर सिर्फ हम बात कर ले तो यहां पर हमेशा से हमने देखा है सांसदों के तौर पर जो भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, बाहरी अगर उतरते हैं तो नकारा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए इसका सही, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, सोनीपत रोहतक की बात की जाए तो उनका गढ़ है, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और बताया, मतलब जो चुनावी विशेषज्ञ हैं वो यही कहते हैं कि मोदी लहर थी, इसके चलते ही वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार देखिए किरण, समीकरण कुछ अलग है। लगातार कोशिश कांग्रेस पार्टी की हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप की हो, उनकी कोशिश यही है कि सोनीपत रोहतक इन दोनों सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें हार गए थे। दूसरा फैक्टर यह है कि इस बार यह भी जानकारी मिल रही है कि जो मौजूदा सांसद हैं रमेश कौशिक, जो 2 बार से सांसद बीजेपी के रहे हैं, उनकी टिकट भी कहीं ना कहीं कटने की सूचना इस तरह से मिल रही है कि उनकी टिकट कट सकती है, कोई नया चेहरा आ सकता है। तो ये दूसरा फैक्टर है कि अगर रमेश कौशिक की टिकट कटती है तो इसका कितना असर पड़ता है लोकसभा चुनाव में। हालांकि इस बार भी मोदी फैक्टर और मोदी की गारंटी को लेकर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। सरकार जरूर बदली है, लेकिन पहले जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि मनोहर सरकार को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब
जो जानकारी ये है कि इस बार फिर चुनाव में मोदी फैक्टर, मोदी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये दो फैक्टर यहां पर देखने होंगे। और यहां पर एक बात ये भी देखनी होगी कि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस को कैंडिडेट, कोई मजबूत कैंडिडेट यहां पर नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जब कांग्रेस से आवेदन मांगे गए थे, दिलचस्प बात यह भी देखने वाली है कि जब सोनीपत से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के आवेदन मांगे गए थे, तो सोनीपत ही एक ऐसी लोकसभा है जहां पर सबसे ज्यादा आवेदन करने वाले लोग थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। लगभग 80 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था। तो सबसे अहम जो होगा वो टिकट सिलेक्शन होगा कि बीजेपी किसको चुनाव मैदान में उतारती है। कांग्रेस की तरफ से इस बार कौन सा चेहरा आता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछला चुनाव लड़े थे, बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका गढ़ भी है, वो भी हार गए थे। लेकिन इस बार चूंकि 10 साल से लगातार बीजेपी उस सीट पर जीतती आ रही है और कैंडिडेट भी बदलने की बात, समीकरण कुछ बदले हुए हैं नकुल, और यही देखना है कि जो 80 उम्मीदवार के लिए जिन्होंने आवेदन दिया हुआ है, अब किस तरह से उनका चुनाव होता है। हम चंचल जी के पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि सोनीपत को लेकर के हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि सोनीपत में इस बार का क्या कुछ समीकरण रहने वाला है, कौन से कांटे की टक्कर दो उम्मीदवारों में देखने को मिल सकती है। अगर 80 उम्मीदवार के दावेदार यहाँ पर है, उन्होंने आवेदन कर रखा है, तो किनको बीजेपी की तरफ से जो है दावेदारी पेश करने का मौका मिल सकता है जनता के बीच में, और किनको नहीं मिल सकता है। तमाम चर्चाएं चलेंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर चंचल नांदल जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, नकुल जसूजा। चंचल जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे सोनीपत के अगर समीकरण को हम समझना चाहें, क्योंकि अब तक जो भी रिसर्च में निकल करके सामने आया कि सोनीपत एक ऐसी हॉट सीट है जहां से हम लोकसभा के अगर रिजल्ट की बात करें तो उसको बदला जा सकता है। वहां पर हमने ये भी देखा है कि इस बार जो है रमेश कौशिक जो है सांसद है, उनके लिए भी मुश्किल की घड़ी है, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी। देखिए, अगर हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात करें, या अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे जी, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से तो देवलाल जी भी हारे थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ से हार चुके हैं। सोनीपत एक ऐसा मुश्किल क्षेत्र है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कि इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर हम बात करते हैं कि जो आज का सिनेरियो है, तो उसको हम एक बार 2019 में जाएंगे। पहले 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को 52% वोट यहाँ लोकसभा में मिला था। 52% वोट अपने आप में ऐसा हो जाता है कि आप ये देखिए कि आधे जितनी वोटें पड़ी उससे आधे से ज्यादा वोटें भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। देखिए, जो 16 लाख के करीब वहां पे वोटर है आज के दिन, तो 16 लाख में तकरीबन 5 लाख तो जाट वोटर है और तकरीबन 11 लाख नॉन जाट वोटर है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली 2 बार से जो एक समीकरण चलाया था कि नॉन जाट को टिकट देके रोहतक में भी सोनीपत में भी, और दोनों में भारतीय पार्टी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कामयाब रही है। और अगर हम बात करते हैं आगे की, तो अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे पहले, फिर मैं कांग्रेस की बात करूंगा, और मैं यहाँ आपको इन लोगों की भी बात करूंगा और जेजेपी की भी बात करूंगा। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए कि तकरीबन पूरे जितने भी लोकसभा क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में है, उसमें जब 50% सीटें बदल रही है, तो हो सकता है कि अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में भी नया चेहरा आपके सामने आ सकता है, रोहतक में भी नया चेहरा आ सकता है। हम बात करें सोनीपत की, तो नया चेहरा, कोई भी नया चेहरा आज के दिन सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, गैर जाट चेहरा लेके आएगी, जो मुझे सूत्रों से बातें पता चल रही है। नहीं, लेकिन चंचल जी थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अभी तक की जो राजनीति हमने देखी है कि गैर जाटों को उतना पसंद नहीं करती है। भले ही बीजेपी गैर जाटों की राजनीति करती है हरियाणा के अंदर में, हमने मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, लेकिन अगर हम सोनीपत की सिर्फ बात कर ले तो वहां पर जाटों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, अगर उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार आते हैं तो। देखिए, पिछले अगर दो बार की हम बात करें, 2019
और जी। उससे पहले 2014, दोनों ही बार गैर जाट चेहरा वहां से लोकसभा सांसद बन के आए। तो हम मोदी लहर देख सकते हैं ना चंचल जी? नहीं, मोदी लहर इसमें एक फैक्टर है, लेकिन हरियाणा का जो 2016 के बाद जो हालात हैं, उसके बाद जो चीजें निकल के आई हैं, उन चीजों से पूरे हरियाणा की राजनीति बदल गई है। अब पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तो गैर जात की राजनीति कर रही है, और उसके अलावा जो अन्य पार्टियां इनलो है या कांग्रेस है, वो एक तरह से सिर्फ जो है एक जाति या एक वर्ग की पार्टी बन के रह गई है। तो आज के दिन जो स्थिति है, मैं आपको बता दूं, आज के दिन भी यही स्थिति है जो स्थिति 2019 में थी। आप देखिए कि आज के दिन भी, अगर मैं बता दूं, अंदरूनी सूत्रों की बात बता दूं, कांग्रेस भी गैर जाट चेहरे के ऊपर सोनीपत में खेल सकती है। फिर मुकाबला यहाँ पे रोचक हो जाएगा अगर कांग्रेस खेलती है तो। दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी पूरी 10 के 10 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा भी मैं एक बात और बता दूं कि जननायक जनता पार्टी अभी तक तो जो कह रही थी कि महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार में ही लड़ेंगे, उन्होंने भी अपनी कल एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में वो फैसला करेंगे कि 2 लोकसभा क्षेत्र पे लड़ेंगे या पूरे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ये सारी पार्टियां एक तरह से आ जाती हैं, तो उसके बाद मुकाबला अपने आप में एक तरह से जबरदस्त और रोचक भी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी इनेलो लड़ रही थी, जेजेपी भी लड़ रही थी सभी क्षेत्रों में। और अगर हम बात करें जेजेपी के जो उम्मीदवार पिछली बार वहां से दिग्विजय चौटाला थे, तकरीबन 55,000 वोटें उनको आई थी, और उस वक्त जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था लोकसभा में। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा लाके जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको भी एक तरह से 60-70% खत्म करने की कोशिश करती है। मान लीजिए कोई भी चुनाव हो, अभी अगर जो बात चल रही है कि रमेश कौशिक को टिकट मिलेगी नहीं, 100% रमेश कौशिक को टिकट भारतीय जनता पार्टी अब नहीं दे रही है। यहाँ से बिल्कुल नया चेहरा, खासतौर से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए यहाँ पर संभवतः किसका नाम जो है वो चर्चाओं में है चंचल जी, अगर ये आपसे समझना चाहें हम तो? अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला है चुनाव लड़वाने का। जैसे 6 सीटों पे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कौन कौन उनके कैंडिडेट हैं। अब जो टफ सीटें हैं, कुरुक्षेत्र है, आपकी जो है ये रोहतक है, सोनीपत है, और ये जो 4 क्षेत्र बचे हैं अभी, ये थोड़े से टफ मानती है भारतीय जनता पार्टी। और इसको लेके हर रोज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया व अखबारों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2-3 दिन हर एक नए चेहरे की बात चलती है। चाहे आप रोहतक ले ले, चाहे सोनीपत ले ले, स्पेशली इन 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हर दूसरे दिन नया जो एक उम्मीदवार उतारती है, उसका फीडबैक लोगों से लेती है। और उसके बाद अभी हम ये नहीं कह सकते योगेश्वर दत्त को टिकट मिलेगी, हो सकता है बिल्कुल ही नया चेहरा ले आए भारतीय जनता पार्टी, या जो कोई बाहरी उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल्कुल। आपने योगेश्वर दत्त की बात की, बीच में उनके कुछ ट्वीट भी सामने आए थे चंचल जी, जब तमाम ये चीजें चल रही थी। नकुल, हम कुछ दिन पहले जो है सोनीपत का रुख करके भी आया है, MH1 की टीम जो है वहां पहुंची भी थी। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर चल रहा है, सरकार को पसंद कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी की सरकार है, बेहतरीन है, लेकिन सीएम बदलाव की मांग कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं एक बीजेपी को लगा उन्होंने बदला भी, पीछे रणनीति राजनीति जो भी उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी थी उसको उन्होंने अपनाया। रमेश चंद्र कौशिक को भी बदलने की बात, जिसकी बात चंचल जी भी कह रहे हैं, आपने भी कहा था कि उनका टिकट कट सकता है, तो क्या संभवतः ये माने कि यहां पर अभी फिर से वापस से गैर जाट की राजनीति जो बीजेपी करती आई है हमेशा से, वही सोनीपत के अंदर भी देखने को मिलेगा, या कुछ एक नया चेहरा, कुछ ऐसा चेहरा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं? नावल जी जिस तरह से कह रहे थे, उनकी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि ये 4 सीटें जो हैं इस पर बीजेपी एक तो कैंडिडेट सिलेक्शन में वक्त लगा रही है, और दूसरा ये है कि बीजेपी देखना चाह रही है कि कांग्रेस की तरफ से खासकर सोनीपत सीट पे जो जातीय समीकरण देखा जा रहा है कि क्या जाट कैंडिडेट को उतारा जाता है या
कांग्रेस नॉन जेट कैंडिडेट को उतारती है। हालांकि दो नाम जो हैं बीजेपी की तरफ से इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। पहला नाम योगेश्वर दत्त। अब खबर यह भी मिली है कि योगेश्वर दत्त इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए। और दूसरा नाम जो है मोहनलाल बड़ोली, जो वहां सोनीपत संसदीय क्षेत्र के विधायक भी हैं, वहां से आते हैं और उनका नाम भी चल रहा है। फिलहाल मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है नाम बदलने की। बिल्कुल सांसद की टिकट कट सकती है, ये लगभग तय ही माना जा रहा है। लेकिन चेहरा कौन सा लेकर आना है, जातीय समीकरण को खासकर ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी का फोकस इस बार रोहतक और सोनीपत की 2 सीटों पर अहम है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि यहां पर बीजेपी कमजोर है, तो क्यों ना जातीय समीकरण भी देखे जाए, यहाँ पर गेम बिगड़ सकता है अगर यहाँ पर जिताऊ कैंडिडेट को ना उतारा गया तो। नकुल, आप ही से, आपने जिस तरह से बीजेपी के 2 उम्मीदवार जो इस रेस में है उनके नाम तो बताए हैं, इसके साथ अगर हम कांग्रेस और इनेलो की भी बात करें, क्योंकि टक्कर बीजेपी का सिर्फ गैर जाट और जाट का नहीं रह गया है, कांग्रेस को किसको उतारती जिसकी बात आपने की, कोई जी आ रही हो चंचल जी इस सवाल के जवाब के बाद। इसके साथ ही इनेलो की तरफ से भी कौन उतर सकते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा क्या जाटों की ही राजनीति होती है? देखिए, कांग्रेस के पास जो आवेदन आए हैं उनमें लगभग 79 कैंडिडेट्स हैं। लेकिन कांग्रेस चाह रही है कि पूर्व में जितने कैंडिडेट उतारे हैं कोई नया चेहरा लेकर आए, तो इसीलिए कांग्रेस की तरफ से भी मंथन किया जा रहा है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी जातीय समीकरण देखे जा रहे हैं कि किसको चुनाव में उतारना है। हालांकि इनेलो ने अभी तय नहीं किया कि चुनाव कितनी सीटों पर लड़ना है। ये जरूर उन्होंने ऐलान किया कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी फाइनल नहीं है उनका कि क्या 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो अभी कोई बड़े नाम जो हैं वो दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस भी वेट कर रही है कि बीजेपी कौन से कैंडिडेट को उतारती है। तो फिलहाल अभी एक दूसरी पार्टियों को देखा जा रहा है कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती है। चंचल जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए, आज के दिन जो स्थिति है, अगर हम सोनीपत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने कदम फूंक फूंक के रखना चाहती है जी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी को कुछ कोशिश करके मनोहरलाल जी को बदल के नायब सैनी को ले आए, कोशिश करी है कि उसको दूर करें। दूसरा एक है मेरे पास कि कांग्रेस भी अगर अपनी सारी सीटें फाइनल करती है तो उसमें से 2 सीटें, स्पेशली सोनीपत और हिसार, वो बाद में डिक्लेयर करें। जो मुझे सूचना है, जो मुझे इनपुट मिला है, कि हो सकता है कि जो बाकी 8 सीटें हैं वो जल्दी डिक्लेयर कर दे कांग्रेस, और 2 सीटों पर पूरा मंथन करेगी। क्योंकि उसमें एक सोनीपत भी एक है जिसके ऊपर जो है, क्योंकि उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि पिछली बार इतने हैवी वेट कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा तकरीबन 1,68,000 वोटों से हारे थे। और इसको लेके कांग्रेस भी, मैं आपको जैसे बीजेपी के बारे में तो मैंने बता दिया और नकुल जी ने भी पूरा बताया है, कांग्रेस भी अपने कदम फूंक फूंक के रखना चाहती है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर जेजेपी और इनेलो अपने एक कैंडिडेट उतार देती है यहाँ पे, और मुझे जो लग रहा है कि वो जाट कैंडिडेट ही हो सकते हैं सोनीपत से, रोहतक से, वो उसके पीछे कई सारे लॉजिक, कई सारे कारण है, कुछ जातीय समीकरण है। क्योंकि इनेलो भी जो है जाटों की राजनीति करती है, जेजेपी भी जाटों की राजनीति करती है। तो अगर इन दोनों की तरफ से जाट कैंडिडेट आ जाता है तो मेरा मानना यह है कि आज के दिन अगर 2 जाट कैंडिडेट हो जाते हैं इनेलो जेजेपी से, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये इलेक्शन आसान हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर 2 या 3 जाट कैंडिडेट लड़ेंगे और एक नॉन जाट लड़ेगा, तो उससे कहीं ना कहीं ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण होने के आसार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जी। और रही बात जो है, हो सकता है एक नई चीज और कि कांग्रेस भी नॉन जाट चेहरे पे खेल जाए अब की बार सोनीपत स्पेशली, क्योंकि उनके वहां भी मंथन चल रहा है कि किसी ब्राह्मण को कुलदीप शर्मा के बेटे हैं, या हो सकता है एक चीज और मैं आज आपको बता दूं कि अरविंद शर्मा को टिकट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो संभवतः ये सिनारियो जो है, ये समीकरण जो है वो रह सकता है कि इनेलो और जेजेपी जाटों की राजनीति करते हुए वहां से अपने कैंडिडेट को उतारे, तो इसी के साथ गैर जाट की राजनीति जो हमेशा से बीजेपी करती आई है, उसी समीकरण के साथ वो आगे बढ़े। कांग्रेस इंतजार में है कि बीजेपी की तरफ से कौन से उम्मीदवार होते हैं और उसके टक्कर में वो अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर लेकर के आएगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर चर्चाएं और बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ हम सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर के बातचीत
घोषित करती है, जिसके अंदर में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। किसको यहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, किसकी राजनीति होने वाली है, जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से देखा जाए, और अगर मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है तो वो किस तरफ जाते हैं। ये तमाम चीजों पर चर्चा हो रही थी दंगल 2024 हॉट सीट में। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मिर्च न्यूज के साथ।